बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग आवर वीडियो थोड़ा सा हम लोग पीछे पहले डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर में और क्या है। चैप्टर में आपको दिए हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन कौन पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर मजीद जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनमें से उनको हम कहते हैं सब पार्टिकल्स। उनमें बेसिकली 3 ही आप लोग इस वक़्त पढ़ोगे क्योंकि अभी आप लोग छोटे। 3 एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, जिनको डिस्कवर किया था जे थॉम्सन ने। ये आपकी बुक की जो स्टार्टिंग की है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। कैसे डिस्कवर किया था वो सब आप 9th में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो। इसको दोबारा एक दफ़ा स्टडी करो, अगर भूल चुके हो तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एटम के गिर्द रिजॉल्व करता है। देन वी हैव प्रोटॉन, प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये डिस्कवर किया था रदरफोर्ड। और देन वी हैव न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन के साथ। और ये डिस्कवर किया था चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, लेकिन ये एटम में अरेंज किस तरह से होते हैं हमें सिर्फ ये पता है। अभी फर्ज करो कि आपको सिर्फ ये पता है एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। लेकिन ये होते कहाँ है? क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बीच में होते हैं, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, क्या बीच में प्रोटॉन्स होते हैं? ये सब कुछ पहले हमें नहीं पता था, तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी हुई। मुख्तलिफ किस्म के जे थॉम्सन का भी एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, मुख्तलिफ किस्म के एटॉमिक मॉडल्स हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड द सेकंड इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, रदरफोर्ड ने किया क्या था, इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ। गोल्ड फॉइल में इन्होंने क्या किया था, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली थी और उसको हैवी अल्फा पार्टिकल से बम्बार किया था। ये बिल्कुल ऐसा था बेटा जैसे उसने टिश्यू पेपर को, रदरफोर्ड साहब ने टिश्यू पेपर को पे फायरिंग की हो। अब अगर आप टिश्यू पेपर पे फायर करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सारी गोलियां टिश्यू पेपर के आर पार हो जाएंगी। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट किया था, बट टू हिज सरप्राइज कुछ गोलियां या कुछ जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो इस टिश्यू पेपर से या इस गोल्ड फॉइल से टकरा के बिल्कुल शार्प एंगल्स पे वापस आ गए। इसका मतलब था कि कोई ऐसी चीज थी, कोई भारी चीज थी और पॉजिटिव भारी चीज थी जिससे टकरा के ये एटम्स वापस आ गए। के बेस पे उन्होंने अपना ये वाला मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि एटम जो होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि बिल्कुल जो पॉजिटिव इसमें हमारी चीजें होती हैं वो सेंटर में होती हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं और एटम का सारा मास इस पॉजिटिव पार्टिकल में होता है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके गिर्द इस तरह से अरेंज होते हैं। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो मेन पोस्टुलेट्स पेश किए थे वो क्या थे? उन्होंने अपना एक तो एटॉमिक मॉडल दिया था 1911 में और उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर जो एटम होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है और जो सेंटर होता है एटम का उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द खाली स्पेस में होते हैं। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर फ्रीक्वेंसीज की वेव्स एमिट करते हैं और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कम्स बोहर। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर ने भी एटॉमिक मॉडल बिल्कुल वैसा ही पेश किया। ये दिस इज सम व्हाट बोहर एटॉमिक मॉडल जैसा लगता है। बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और खास ऑर्बिट्स में, देखो 3 ऑर्बिट्स यहाँ पर बने हुए, खास ऑर्बिट्स या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? बोहर ने अपना मॉडल पेश किया तकरीबन 11 साल बाद। इन्होंने वो 1911 में इन्होंने पेश किया था, रदरफोर्ड ने 22 में बोहर ने पेश किया। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस में होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं उसके इर्द गिर्द डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, मेन बात जो अब हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली emit waves of definite frequencies। यहाँ पर इन्होंने कहा ना इलेक्ट्रॉन्स emit waves of all frequencies, लेकिन अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव्स एमिट करते हैं खास एनर्जी की। तो आगे आप पढ़ोगे, जब स्पेक्ट्रम्स पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करेंगे तो एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। एक शेल से दूसरे शेल में, कौन से शेल से किस शेल में जंप करते हैं उस पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी। और मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेक्ट्रम एमिट करते हैं दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है।
और रदरफोर्ड बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कंटिन्यूसली नई एनर्जी को सेक्रेट करते या एमिट करते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सूरत में एनर्जी को एमिट करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं, तभी वो एनर्जी को एमिट करते हैं। और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। अब जो मेन काम हमने करना था वो हमने ये करना था कि हमने ये बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज करके रेडियस फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ एन एटम। हमारे पास अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही है ना कूलम्स लॉ। के की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है अप टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास चार्जेस कौन से हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल जाए एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज शो किया गया है, तो कैंसिल नहीं कर देना, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। ई और ई का स्क्वायर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी आ गया कूलम लॉ से, फोर्स हमने ड्राइव कर ली। दूसरी फोर्स, जब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मतलब है उनमें कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, mv स्क्वायर अपॉन आर। एक फोर्स ये हो गई, दूसरी फोर्स ये हो गई। हम कह सकते हैं कूलम फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस की वैल्यूज थी उनको हम एक साथ लिखते हैं। वी कैन से z e का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, पहली वाली फोर्स इज दूसरी वाली फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। इस r से ये r कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज टू mv का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा मजा क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तब किसी भी ऑर्बिट में तब तक मूव कर सकता है जब तक उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल हो टू एन एच अपॉन 2 पाई। इस बोहर की इक्वेशन को यूज करते हुए हम यहाँ से निकालेंगे द वैल्यू ऑफ v। तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये m और r जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमें v का स्क्वायर चाहिए तो हम दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब हमें क्या मिल गया, v का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर r का स्क्वायर। Now the equation will become z e का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू m, और v के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर r का स्क्वायर। कैंसिल क्या हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये पाई इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये r इस r के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये m इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास रह गया z e का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन पाई m r। हमें क्या चाहिए था r को हम ले जाते हैं इक्वेशन की इस तरफ, z e का स्क्वायर r अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m। ठीक है बेटा, अब देखो ये z e स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई अब r की वैल्यू, r इज इक्वल टू, r किसके इक्वल हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e का स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहाँ पर अब देखो r इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e का स्क्वायर। ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, और ये इक्वल होती है टू 0.529। अब देखो किस्सा कितना आसान हो गया, r हमारे पास इक्वल हो गया टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529। हमें, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में z जो होता है दैट इज 1,
यहाँ पर 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.529। अब अगर हमें n का नंबर पता हो, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड के लिए 3, तो जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो हम किसी भी शेल का रेडियस काउंट कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, 1, फर्स्ट शेल में हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट शेल का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू 0.429। इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्बिट का फाइंड करना है तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, 2 की पावर 4 हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इजी, तो आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, n की वैल्यू आपको दी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमें n की वैल्यू दी गई है 3, ठीक है, और हमें रेडियस फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने कहना है r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 329 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर ले लेना है आपने, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा ऑफ। दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज एनर्जी। एनर्जी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज की किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पता है ना, बचपन से ही पता है। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है टू द वर्क डन। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसी भी चार्ज को ऑर्बिट में लाने के लिए या न्यूक्लियस के करीब लाने के लिए जो काम हम करेंगे उसको हम कहेंगे वर्क डन, और इसको हम लेंगे इनटू नेगेटिव। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब चूंकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स या अगेंस्ट द कूलम फोर्स लगेगी, हम इसको लिखेंगे माइनस एफ। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। पीछे हमने ड्राइव की ना कूलम फोर्स, हमारे पास था Q1 Q2 की जगह हमने ये लगा दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है इसलिए वो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी टू माइनस जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। हमने कहा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वल थी हाफ mv स्क्वायर के, और ये इक्वल है माइनस, सॉरी नॉट माइनस, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। अब बेटा पीछे जब हमने डेरिवेशन की थी हमने जो mv स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना वो यहाँ पर लिखी, और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। mv स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल वही है जो यहाँ पर ये वाली हमने वैल्यू लिखी हुई ना, पीछे जब डेरिवेशन की थी यही वैल्यू हमारे पास mv स्क्वायर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज हैं, देखो जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से, जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। अब एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, देखो बेटा जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना, फ्रैक्शंस को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। यहाँ पर 8 4 पाई है, यहाँ पर भी अगर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसको 8 करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। जब हम इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जेड ई का स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जेड ई स्क्वायर 4 2 8 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों सेम हो गए ना। अब क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिंपल प्लस माइनस कैसे करते हैं, ऊपर वाले नीचे डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया, न्यूमिनेटर में हमने जेड ई का स्क्वायर माइनस 2 जेड ई स्क्वायर कर दिया। एक जेड ई में से दो जेड ई में से एक जेड ई निकाल दो तो आपके पास क्या रह जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गई हमारे पास एनर्जी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक चीज जो मिसिंग है दैट इज आर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, पीछे हमने जो डेरिवेशन की उसमें हमने आर की वैल्यू निकाली एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई एम का स्क्वायर। ये आर की वैल्यू थी ना, हमने सिंपली इस आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर
तो E इज इक्वल टू माइनस ZE का स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R नहीं, यहाँ पर R की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय R, और R की वैल्यू कितनी है, N स्क्वायर S स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Z पाई M E का स्क्वायर। अब मैथ्स बिल्कुल जहन में रखनी है, अच्छा मैथ्स नहीं निकालनी है। ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। इक्वेशन विल बिकम, बेटा अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही, कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, रिवाइंड करो, बैक करो, पॉज करो, बैक करो, दोबारा सुनो, 2-3 दफा जब आप सुनोगे ना वीडियो, आपको कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाए। ये देखो हमने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। अब ऐसा करने से हमारे पास क्या हो गया कि एक कैंसिलेशन हो गई और ये पाई पाई से कैंसिल। आपकी बुक में एक मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पर पाई की वैल्यू मेंशन हुई है, तो पाई की वैल्यू आपने यहाँ पर नहीं लिखनी, पाई पाई से कैंसिल किया, माइनस जेड ई, दो ई ए मतलब ई का स्क्वायर ये और ई का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके ई 4 हो जाएंगे, m अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर बाकी जो सारी की सारी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू हमें पता होती है, और चूंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं इसलिए Z1 के इक्वल होता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो सारी की सारी वैल्यूज है ना, कौन सी वैल्यूज, Z M E का E4 अपॉन 8 और N H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 अपॉन n का स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ n के स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो सारी की सारी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू k। ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू k, और k की वैल्यू होती है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल्स पर एटम। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई, तो आप सिंपली क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस k इंटू 1 अपॉन n का स्क्वायर। k की वैल्यू लगा के n की कोई भी जो ऑर्बिट की वैल्यू है वो आप लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हो।